जी हां, खबरों का सिलसिला शुरू करेंगे। इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। ईडीसी का पैसा अब सीधे यूडीएमए के अकाउंट में आएगा। राव इंद्रजीत की मांग पर यूडीएमए की बैठक में यह फैसला हुआ है। आपको बता दें कि सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही थी और बैठक में गुरुग्राम के सांसद राव इंद्रजीत ने कहा कि झोली फैलाकर चंडीगढ़ से पैसा मांगना पड़ता है। तो बड़ी खबर आपको बता दें जो इस वक्त सामने आ रही है कि ईडीसी का जो पैसा है वो सीधे अब जीएमडीए के अकाउंट में आएगा। तो इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता दें, राव इंद्रजीत की मांग पर जीएमडीए की बैठक में फैसला हुआ। आपको बता दें कि सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही थी। तो वहीं इसी बीच हमारे सहयोगी राज वर्मा हमारे साथ जुड़े, इस खबर पर अधिक जानकारी सीधा उनका रुख कर लेते हैं। जिस तरीके से यह मामला सामने आया, अब जो पैसे सीधे अकाउंट में आए, किस तरीके से फायदेमंद साबित होगा ये? बात है, बड़ी डेवलपमेंट है, लेकर चंडीगढ़ का मुंह ताकना पड़ता था गुरुग्राम को। तो ऐसे में जो जीएमडीए का गठन भी किया गया था, उसके पीछे सोच यही थी कि जो बड़े डेवलपमेंट से जुड़े हुए काम हैं, जिनकी फाइलें चंडीगढ़ से पास होती हैं, वो तमाम काम गुरुग्राम से ही जीएमडीए के जरिए हों। तो उसी को ध्यान में रखते हुए जीएमडीए का गठन किया गया था। लेकिन जो जीएमडीए को फंड की जरूरत थी, की बात करें तो उसके लिए चंडीगढ़ से जो है वो फंड रिलीज होते थे, उसके बाद ही जो है डेवलपमेंट के काम आगे बढ़ते थे गुरुग्राम में। तो इसको लेकर आज गुरुग्राम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज जीएमडीए की बैठक चल रही थी, जिसमें तमाम अधिकारियों के साथ कैबिनेट मिनिस्टर और केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह भी मौजूद थे। और उन्होंने इस दौरान ये मांग रखी और उन्होंने स्पष्ट कहा कि अभी तक झोले फैलाकर जो है चंडीगढ़ से पैसा मांगना पड़ता है, जिसकी वजह से काम भी डिले होते हैं और जो डेवलपमेंट के काम में तेजी आनी चाहिए, जिस तरह से वो काम होने चाहिए, वो प्रोग्रेस कहीं ना कहीं रुकी हुई है। उसको लेकर ये मांग उन्होंने आज रखी थी और तमाम अधिकारियों और मुख्यमंत्री ने इस मांग पर सहमति जताई है। और अब भविष्य में जो ईडीसी का जो फंड है वो सीधे ही जीएमडीए, जो कि गुरुग्राम डेवलपमेंट मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उसके अकाउंट में अब पैसा आएगा। उम्मीद ये की जा सकती है कि इसके बाद न केवल जीएमडीए को कुछ फ्रीडम मिल पाएगी और जो डेवलपमेंट से जुड़े काम है, जिनमें कुछ देरी फंड्स के रिलीज होने की वजह से होती थी, उसमें भी तेजी आएगी। जी राज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों को हम तक और हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। इसी बीच आगे बढ़ेंगे और रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। आपको बता दें कि कुछ ही देर में शीतला माता मंदिर पहुंचेंगे सीएम। जी हां, मंदिर के पुनर्निर्माण की आधारशिला जो है वो सीएम रखेंगे। इसी के साथ 70 लाख की लागत से मंदिर का पुनर्निर्माण होगा। 1 से 2 साल के अंदर पुनर्निर्माण संपन्न होगा और मंदिर में पार्किंग की समस्या भी जो है वो अब खत्म होगी। तो 70 लाख रुपए की लागत से 2 साल के अंदर जो मंदिर है वो अब और भी भव्य बनकर तैयार होगा। और कुछ ही देर में सीएम मनोहर लाल मंदिर, शीतला माता मंदिर जो है वो पहुंचेंगे और जो आधारशिला है पुनर्निर्माण की, वो आधारशिला सीएम यहां पर रखेंगे। आपको बता दें कि कुछ ही देर में शीतला माता मंदिर सीएम पहुंचेंगे और मंदिर के पुनर्निर्माण की जो आधारशिला है वो सीएम के हाथों द्वारा यहां पर रखी जाएगी। और आपको बता दें कि 70 लाख रुपए की लागत से मंदिर का पुनर्निर्माण होगा और करीब 2 साल में मंदिर जो है वो और भी ज्यादा भव्य बनकर तैयार होगा। इसी के साथ जिस तरीके से मंदिर में लगातार पार्किंग की समस्या देखी जाती है, तो अब मंदिर में वो पार्किंग की समस्या जो है वो भी दूर होगी। आपको बता दें कि अगर श्रद्धालु कहीं दूर से आते हैं तो उन्हें अपनी गाड़ियां खड़ी करने की एक बेहतर सुविधा जो है वो अब मिलेगी और करीब 70 लाख रुपए की लागत से बनकर मंदिर का जो पुनर्निर्माण है वो पूरा होगा। मंदिर में और भव्यता दिखाई देगी। इसी के साथ साथ जिस तरीके से पार्किंग को लेकर हम बात कर रहे थे, तो पार्किंग की समस्या जो है वो भी अब जल्द खत्म हो जाएगी और करीब 1 से 2 साल का जो समय है वो निर्धारित किया गया है कि करीब इतने समय में मंदिर जो है वो, उसका जो पुनर्निर्माण का कार्य है वो पूरा हो जाएगा। तो बड़ी खबर, कुछ ही देर में शीतला माता मंदिर सीएम पहुंचेंगे और सीएम के हाथों यहां पर शीतला माता मंदिर की जो आधारशिला है पुनर्निर्माण की, वो यहां पर रखी जाएगी। तो 1 से 2 साल के बाद मंदिर की जो भव्यता है उसमें और भी 4 चांद लगेंगे, मंदिर की भव्यता और भी अधिक बढ़ेगी। आगे बढ़ेंगे, आपको बता दें कि गुरुग्राम दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल 4 सीएसआर प्रोजेक्टों का डिजिटल उद्घाटन उन्होंने किया। शिक्षा क्षेत्र से जुड़े 4 परियोजनाओं को डिजिटल रूप से शुरुआत हुई और इन सभी परियोजनाओं पर 10 करोड़ 60 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। आपको विस्तार से समझाते हैं कि इन परियोजनाओं
से किसे क्या फायदा मिलने वाला है। ई लक्ष्य वाहिनी नाम से प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई है और आपको बता दें कि 1 करोड़ 18 लाख से ज्यादा खर्च जो है वो होंगे। स्टूडेंट्स को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाएगी। 100 से ज्यादा प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी होगी। तो सीएसआर का जो पहला प्रोजेक्ट है उसके तहत 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को फायदा मिलने वाला है। इसी के साथ आरईसी फाउंडेशन के सहयोग से प्रोजेक्ट जो है उसका काम जो है शुरू होगा। अंबाला, झज्जर, जिंद, कैथल और यमुनानगर के बच्चों को इससे सीधे तौर पर फायदा मिलेगा और हर जिले से 2,000 बच्चों को चुना जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि सीएसआर का जो पहला प्रोजेक्ट है, इसी के साथ गुरुग्राम और मेवात पर खास फोकस जो है वो भी इसके तहत किया जाएगा और राजकीय विद्यालयों से 70 स्मार्ट क्लासरूम स्थापित होंगे और आरआईटीएस कंपनी के सहयोग से स्मार्ट क्लासरूम स्थापित किए जाएंगे। इस प्रोजेक्ट पर 1 करोड़ 31 लाख रुपए से अधिक जो है वो खर्च किए जाएंगे। और अगर सीएसआर का जो दूसरा प्रोजेक्ट है उसको लेकर बात करें तो 10 जिलों, तीसरे प्रोजेक्ट को लेकर 10 जिलों में राजकीय विद्यालयों के स्मार्ट क्लासरूम जो है स्थापित किए जाएंगे और 165 स्कूलों में 330 स्मार्ट क्लासरूम स्थापित किए जाएंगे तीसरे प्रोजेक्ट के तहत। और पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का सहयोग जो है वो तीसरे प्रोजेक्ट में मिलेगा और साथ ही पावर ग्रिड 7 करोड़ 80 लाख से ज्यादा की राशि जो है वो खर्च होगी। गुरुग्राम में 80, फरीदाबाद में 60 स्मार्ट क्लासरूम स्थापित किए जाएंगे। हिसार, करनाल, अंबाला में 20-20 स्मार्ट क्लासरूम स्थापित होंगे। पंचकुला और यमुनानगर में भी 20-20 स्मार्ट क्लासरूम स्थापित होंगे। पानीपत, रोहतक और सोनीपत में 30-30 स्मार्ट क्लासरूम जो है वो यहां पर बनकर तैयार होंगे और 10 जिलों में राजकीय विद्यालयों, साथ ही आपको बता दें कि मानेसर नागरिक अस्पताल को भी एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस मिली है चौथे प्रोजेक्ट के तहत और एम्बुलेंस की कीमत करीब 30 लाख रुपए बताई जा रही है। आधुनिक उपकरणों से यह एम्बुलेंस लैस होगी और जॉनसन सेफ्टी सॉल्यूशन एंड आनंदा ग्रुप ने एम्बुलेंस हैंडओवर की है। आगे बढ़ेंगे, आपको बता दें कि साइबर सिटी गुरुग्राम में कोरोना की दूसरी लहर चलने से हर रोज स्थिति विस्फोटक होती जा रही है। जिला प्रशासन वैसे तो लगातार हालात पर काबू करने के दावे कर रहा है, बावजूद इसके जिले में कोरोना के मामले हैं कि थमने का नाम नहीं ले रही हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिला प्रशासन ने अब नई रणनीति तैयार की है, जिसके तहत मेट्रो स्टेशन और मॉल में भी अब कोरोना टेस्ट के साथ वैक्सीनेशन सेंटर तैयार किए जाएंगे। इसके अलावा दिल्ली से सटे बॉर्डर पर सख्ती बढ़ाने के अलावा वहां पर भी टेस्टिंग सेंटर बनाने की तैयारी की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा लगातार वैक्सीनेशन ड्राइव को तेज करने पर भी जोर दिया जा रहा है। यही वजह है कि गुरुग्राम में अब तक 3 लाख से ज्यादा लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा चुका है। जी देखिए, जैसे आप सभी को विदित है कि कोरोना के मामले पूरे देश में बढ़ रहे हैं, तो साथ साथ कोरोना के मामलों में उछाल गुड़गांव शहर में भी देखने को मिला है। लगभग 600 मामले डेली आ रहे हैं और हो सकता है आने वाले समय में इसकी संख्या और बढ़े। तो उसी को देखते हुए ये बेहद ज़रूरी है कि जो पूरा प्रशासन है वो सेम पेज पर हो, हम लोग सेम मोटिव के साथ पूरे समन्वय के साथ काम करें, किसी भी प्रकार का आपस में गैप ना हो। तो उसी को देखते हुए इसी उद्देश्य के लिए मीटिंग बुलाई थी। तो हमने अलग अलग कामों के लिए अलग अलग नोडल ऑफिसर बनाए हैं ताकि उनसे भी एक बार पूरा सिस्टम भी एक्टिवेट हो जाए और किसी भी प्रकार का गैप ना रहे। समन्वय के साथ पूरा प्रशासन एक होकर काम करे। सोहा के दमदमा गांव में एक बार फिर दबंगों की दबंगई देखने को मिली है। दलित परिवार ने आरोप लगाया है कि दबंगों ने उनके साथ मारपीट की। इस मारपीट में एक युवक का पैर टूट गया है। इसके अलावा उसके सिर पर भी चोट आई है। बताया जा रहा है कि झगड़े का फैसला कराने के लिए युवक दबंगों के पास गया था, जहां उन्होंने इसकी पिटाई कर दी। आरोप है कि दबंगों ने बुजुर्गों और बच्चों को भी पीटा है। इस मामले में पुलिस ने केस तो दर्ज कर लिया है, लेकिन गिरफ्तारी का इंतजार अभी बाकी है। पीड़ित परिवार ने बताया कि कुछ समय पहले गांव की लड़कियों से छेड़खानी हुई थी। उस वक्त भी विरोध करने पर लोगों की पिटाई की गई थी। इस मामले में जब झगड़े का फैसला कराने युवक पहुंचा तो उसकी टांग तोड़ दी गई।
उससे बात करने के लिए हम इसलिए गए थे कि मतलब ये जो हमारा विवाद चल रहा है उसने धमकी दे रखी कि भाई मैं तुझे मार दूंगा। तो मुझे भगत जी ने सलाह दी कि भाई मतलब तू इसे एक काम कर, मैं तेरी बैठ के वहाँ बड़े छोटे में बात करा दूंगा और ये तेरा फैसला करवा दूंगा, तो पे हाथ नहीं गिरने को। मैं चलो ठीक है जी। वहाँ गए तो उसने घर में बड़े नहीं, हम रास्ता में ही उसने फुट पावड़ी लेके जो जिससे वो फावड़े टाइप में होती है जो मट्टी खींचते हैं, फुट पावड़ी से उसने मेरे सर पे हमला किया, वहाँ तोड़ दिया। ये लगभग 6-7 महीने से चल रहा है। पहले तो हमारी धी बेटियों को छेड़ा गया था, उनके एवज में हमारे बच्चों ने कुछ लड़कों ने हाथापाई करके इनमें से एक लड़के को पीट दिया था। उसके बाद जब से अब तक 4 लोगों पर इतना जानलेवा हमला कर दिया है, किसी पे रिवॉल्वर दिखाते, किसी के सिर में कट्टा मारते, यहाँ तक की नौबत आ रही है। आतंक मचा रहा का सृजन है वहाँ का जगतू का जी। मैं बताऊँ 4 लड़के ने तो पहले पीट चुका, पिछले 6 मार्च को मेरे को रास्ते में घेर लिया। एक सोनू नाम का लड़का अपनी इको गाड़ी में बैठकर गांव के आम रास्ते से जा रहा था। जब सुरजन नाम का कोई व्यक्ति उसके घर के बाहर वो पहुंचा तो सुरजन ने उसकी गाड़ी पर पहले पत्थर मारा और उसके बाद उसके साथ मार पिटाई की, जो सोनू की शिकायत पर हमने मामला दर्ज कर लिया। गुरुग्राम के हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम के दफ्तर में विभाग से निकाले गए कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया और दफ्तर का घेराव किया। कर्मचारियों का आरोप है कि सरकार ने नए टेंडर जारी किए हैं, उसमें नई कंपनी को टेंडर मिलने के बाद कंपनी ने कर्मचारियों को निकाला तो है, साथ ही साथ डीसी रेट से कम वेतन भी दिया जा रहा है। गुरुग्राम में रीडिंग ऑपरेटर और लाइनमैन के तौर पर सर्कल 1 और सर्कल 2 में करीब 200 से ज्यादा कर्मचारी पिछले 4 से 5 साल से लगातार काम कर रहे थे, लेकिन हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम में नई कंपनी को टेंडर दिए जाने के बाद इन कर्मचारियों की नौकरी पर तलवार लटक गई और 195 कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। वहीं विभाग के आला अधिकारियों से इस मसले पर बातचीत कर इस पूरी समस्या का समाधान निकालने की कोशिश की गई, तो उस पर भी किसी तरह का कोई हल निकलता हुआ नहीं दिखा। आज गुड़गांव सिटी यूनिट पर धरना दिया जा रहा है और कल सबर्बन यूनिट पर सेक्टर 31 में धरना दिया जाएगा। और हमारी केवल और केवल एक ही मांग है कि ये जो हमारे 195 साथी हैं जो पहले से मीटर रीडिंग और बिल डिस्ट्रीब्यूशन का कार्य कर रहे थे, इनकी नौकरी की गारंटी प्रशासन दे और इनसे काम ले। इस मांग को लेकर हम लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। 1 सप्ताह हो गया, प्रशासन फिर भी नहीं चेतता है, तो हमें आंदोलन मजबूरीवश और तेज करना पड़ेगा। और हम हरियाणा सरकार को भी और अपनी बिजली की मैनेजमेंट को भी ये चेतावनी देना चाहते हैं कि समय रहते हमारे जो ये साथी आज ऑन रोड हैं, जिनके पास कोई काम नहीं है, इनकी दोबारा से सेवाएं बिजली विभाग में ली जाए। बिल्कुल ट्रेंड बंदे हैं जिनको 3 से 4 साल इस बिजली विभाग में काम करते हुए हो गया, उनकी आजीविका पर जो संकट आ गया है उसका बंदोबस्त स्थायी तौर पर किया जाए और इन सब को नौकरी पे रखा जाए। साथियों के साथ जो अन्याय किया गया है इनको दोबारा ड्यूटी पे ले जाए और सरकार से मांग करते हैं कि आगे से जब भी कभी कोई टेंडर हो इन साथियों को अनदेखी ना की जाए, इन साथियों को काम पे रखा जाए। 10 तारीख को हमारी स्टेट कार्यकारिणी की मीटिंग है, उसमें इस बात को उठाएंगे और स्टेट कार्यकारिणी से मीटिंग करने के पश्चात हमारी जो बात रखी जाएगी उसके बाद जो भी हमारा फैसला होगा, यदि सरकार हमारा यूनियन का फैसला होगा एचपीसी वर्कर यूनियन का कि अगर हम पूरे हरियाणा में प्रोटेस्ट करना पड़े पूरे हरियाणा में करेंगे, यदि अगर वो गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट में ही अगर ये प्रोटेस्ट करना पड़े तो इस प्रोटेस्ट को करेंगे। यदि इसमें आवश्यकता पड़ी तो सर्वकर्मचारी संघ हरियाणा की सहायता लेनी पड़ी तो भी उसको हम लेंगे और कर्मचारियों के हितों के देखते हुए, इनके रोजगार को देखते हुए इनको रोजगार दिलाने की पूरी भरसक प्रयास किया जाएगा। फिलहाल मेट्रो न्यूज गुरुग्राम में इतना ही। तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा।